देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत आज की सबसे चौंकाने वाली खबर से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कोरोना हो गया है। अखिलेश यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही है और वो कोरोना नियमों की अनदेखी भी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन पत्नी के पॉजिटिव होते ही उन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की रैलियों में इन दिनों खूब भीड़ जुट रही है और इस भीड़ में अखिलेश अपने समर्थकों से खूब मिलजुल भी रहे हैं। अखिलेश के इस धुआंधार प्रचार के बीच आज उनकी पत्नी डिंपल यादव के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। वैसे तो सुबह से ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा थी, लेकिन शाम 4 बजे जैसे ही खबर एबीपी न्यूज पर चली, डिंपल ने ट्वीट करके पुष्टि कर दी। मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूँ और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना जल्द टेस्ट कराएं। डिंपल ने जब खुद के कोरोना संक्रमित हो जाने की पुष्टि कर दी, तब आज अखिलेश यादव की भी तस्वीर दिखी, जो कि इटावा में जंगल सफारी के लिए पहुंचे थे। जो अखिलेश यादव अब तक पब्लिक से सीधे मिलजुल रहे थे, वो चेहरे पर मास्क लगाए दिखे। 2 दिन की ये 2 तस्वीरें देखिए। कल जहां अखिलेश बिना मास्क के लोगों से मिल रहे थे, वहीं आज उनके चेहरे पर मास्क था। कोरोना का दायरा देश में बढ़ रहा है, ऐसे में सबको सतर्क रहने की जरूरत है। सवाल ये कि क्या पत्नी डिंपल के पॉजिटिव होने के बाद भी अखिलेश यादव क्वारंटीन होंगे? और उधर संसद का शीतकालीन सत्र गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी के नाम पर शहीद हो गया। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग करता रहा, लेकिन ना तो टेनी ने इस्तीफा दिया और ना पार्टी ने टेनी के लिए कुछ कहा। हाँ, सत्र नहीं चलने की वजह से जनता के पैसे का नुकसान जरूर हो गया। सवाल ये उठता है कि क्या टेनी के मंत्री रहते लखीमपुर कांड की निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी? कहां है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी? इस सवाल पर इन 2 तस्वीरों ने विराम लगा दिया है। कल साइबर सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिखे और आज दोपहर एक बार फिर अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्रालय के पिछले गेट से निकलते दिखे, जहां आखिरी बार 16 दिसंबर को उन्हें कैमरे पर देखा गया था। हालांकि टेनी ने कल दोपहर में ही वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। जब लोकसभा में गृह मंत्रालय से पूछे एक लिखित सवाल का उन्होंने लिखित जवाब दिया था। टेनी का यह जवाब लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां कल टेनी खुद मौजूद नहीं थे। टेनी भले ही सदन की कार्यवाही को वर्क फ्रॉम होम मोड में निपटा रहे हों, लेकिन उनकी बर्खास्तगी ही विपक्ष के शीतकालीन सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे पर अड़ा रहा, लेकिन सरकार टेनी को बनाए रखने पर अडिग रही और पक्ष और विपक्ष की इस तनातनी के बीच संसद का शीतकालीन सत्र तय वक्त से 1 दिन पहले ही स्थगित हो गया। संसद के सदन में फिलहाल इस्तीफे की गूंज थम गई है, लेकिन विपक्ष टेनी के मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा और संसद के बाहर भी टेनी की बर्खास्तगी पर हल्ला बोल जारी है। पहले मैं इनको भारतीय झूठी पार्टी कहती थी, अब मैं इनका नया नाम रखूंगी बेशर्म झूठी पार्टी। कि बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं कि उनको उनकी जगह पे बनाए रखा है, जिन्होंने प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत किसानों की हत्या की थी। अजय मिश्रा का केस हो, ये केसेस या चाइना अग्रेशन हो, ये केसेस उठाना नहीं और ये मुद्दे उठाकर सरकार को यानी कटघरे में ठहर नहीं करना, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन सरकार भी टेनी के मुद्दे पर 1 इंच झुकने के मूड में नहीं है और विपक्ष के हंगामे को 2019 आम चुनाव की हार से जोड़ रही है। 2019 में जो मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दोबारा मिला है, ये अभी भी पच नहीं पा रहे हैं। They don't want to respect the mandate of the people. टेनी का मुद्दा संसद से होते हुए सड़कों तक पहुंच चुका है। कांग्रेस की यूथ विंग NSUI ने आज एक बार फिर गृह राज्य मंत्री टेनी की बर्खास्तगी के लिए उनके घर के सामने प्रदर्शन किया। अजय मिश्रा इस्तीफा दो।
वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने अमित शाह के साथ टेनी की फोटो पर तंज कसा और धमकी भरे लहजे में टेनी को पब्लिक मीटिंग की चुनौती दी। नहीं इस्तीफा लिया जाएगा, जहाँ पर मीटिंग होगी कहते रहेंगे हम भी जी। और उन्हें फिर पब्लिक मीटिंग में भेज देना है। उनसे बड़ी बड़ी मीटिंग जहाँ हो रही है उन मीटिंग में भाषण दिलवाओ उनसे। सड़क से लेकर संसद तक टेनी पर संग्राम जारी है, लेकिन बीजेपी टेनी पर टस से मस नहीं हो रही। टेनी पर सीधे तो आरोप नहीं है, लेकिन विपक्ष इस्तीफा इसलिए मांग रहा है क्योंकि गृह राज्य मंत्री रहते लखीमपुर कांड में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंत्री का बेटा ही मुख्य आरोपी है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि टेनी के इस्तीफे के सवाल पर एबीपी न्यूज ने भी सर्वे किया। सी वोटर के सर्वे में हमने सवाल पूछा था कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। इस सवाल का जो जवाब आया है, हाँ कहने वाले 62% लोग हैं और नहीं कहने वाले 38% लोग हैं। क्या टेनी पर कार्रवाई करेगी सरकार? तो ये जो जवाब सामने आ रहे हैं, इससे 62% लोगों का ये मानना है कि टेनी के नाम जब एसआईटी में आ गया है तो उसके बाद टेनी को हटना चाहिए। तो 4 दिन पहले आगे बढ़ेंगे इस खबर में हम, और 4 दिन पहले इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो कार्रवाई के सियासी तार जोड़े जाने लगे। अब इस मामले में ऐसा खुलासा हुआ है कि जिससे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत की बात के लिए ओम प्रकाश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। 4 दिन पहले जब सुबह सुबह अखिलेश यादव के 4 करीबियों के घर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई तो यूपी का सियासी पारा बढ़ गया, और उसी दिन दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश ने कार्रवाई को सीधे चुनाव से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप सीधे केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाए, लेकिन उनका यह पलटवार अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अखिलेश के जिन 4 करीबियों पर छापा पड़ा, उनमें से एक मनोज यादव से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक मनोज यादव ने इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने आयकर चोरी की बात मानी। आयकर विभाग के मुताबिक मनोज यादव ने 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय छिपाई थी। मनोज यादव से अधिकारियों को रिश्वत देने वाली डायरी और दस्तावेज भी बरामद हुए। आयकर विभाग का दावा है कि इस मामले में जिन भी सपा नेताओं या उनके करीबियों के यहाँ छापा मारा गया है, उनमें से कुछ के यहाँ करोड़ों रुपए के घोटाले के दस्तावेज, तो कुछ लोगों के यहाँ से सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाले के दस्तावेज बरामद हुए हैं। बता दें कि 18 दिसंबर को आईटी ने मनोज समेत अखिलेश के 4 और करीबियों के घर छापा मारा था, जिनमें एसपी के प्रवक्ता राजीव राय, अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेंद्र यादव और कारोबारी राहुल भसीन शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के करीबियों की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग की रिपोर्ट के बाद बेनामी संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत केस दर्ज हो सकते हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के साथ साथ आयकर विभाग का बेनामी संपत्ति विभाग भी जांच कर सकता है। यानी चुनाव से पहले अखिलेश की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तो भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और बात उत्तराखंड की। चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में सियासी बवाल शुरू हो गया है। तमाम सर्वे जहां हरीश रावत को मुख्यमंत्री की रेस में नंबर 1 मान रहे थे, वहीं हरीश रावत कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने आज ट्वीट कर इस बात की पुष्टि भी की। रावत ने यहां तक कह दिया कि उनके मन में विश्राम का ख्याल आ रहा है। तो ये हरीश रावत का ट्वीट, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। यानी बात राजनीति से संन्यास की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिसके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं।
मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। आपने कहा संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, आपको क्या लगता है किसके इशारे पे? रावत जी हरीश रावत जी हमारे सीनियर नेता हैं, कोई बात होगी तो मैं चर्चा करूंगा। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, मैं संपर्क करूंगा, उनसे जानूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो हम बात करेंगे। तो हरीश रावत ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की कि जो आला कमान के करीबी लोग हैं वो उनके हाथ पांव बांध रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 11 दिसंबर को एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसके आंकड़े आपको देखने चाहिए। आंकड़े आपके सामने हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद कौन, तो सबसे आगे रेस में हरीश रावत का नाम है 33% लोगों के समर्थन के साथ। दूसरे पुष्कर सिंह धामी 27% के साथ, अनिल बलूनी 18%, कर्नल कोठियाल जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो 9%, अन्य 13%, यानी हरीश रावत इस रेस में सबसे आगे। तो इसके बाद अब एबीपी न्यूज कुछ सवाल के जवाब जानना चाहता है। सवाल ये कि क्या हरीश रावत संन्यास ले लेंगे? दूसरा सवाल, क्या हरीश रावत कैप्टन अमरिंदर की राह पर चलेंगे? तीसरा अहम सवाल, क्या हरीश रावत को कांग्रेस मना लेगी? चौथा सवाल, क्या चुनाव से पहले रावत की नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगी? तो जिस तरीके से हरीश रावत ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्या कांग्रेस के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं उत्तराखंड में? चलिए अब पंजाब चलते हैं, जहां अकाली दल के बाहुबली नेता माने जाने वाले बिक्रम सिंह मजीठिया बुरी तरह फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, देश के दूसरे हिस्सों में ये नाम भले ही अछूता हो, मगर पंजाब का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है, क्योंकि एक वक्त था जब बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के नाम के चिराग जला करती थी। क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो आदमी है जो अकाली सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री थे। वो आदमी है जो सुखबीर बादल के साले हैं और कांग्रेस कहती है इनके कारनामे काले हैं। भाई मैं किसी दी गल नाल भी सहमत नहीं, किसी दी गल तो भी इनकार नहीं करता। ये लोगों ने फैसले करने। और ये बात इसलिए क्योंकि जिस बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के तार अकाली सरकार में ड्रग्स केस से जोड़े जाते थे, उन्हीं बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 2013 में 6000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। मुख्य आरोपी जगदीश भोला ने पूछताछ में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम लिया था। बाद में ईडी ने पूछताछ भी की, मगर मजीठिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैप्टन के सीएम रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर सीएम चन्नी के हाथ में पावर आते ही मजीठिया पर नकेल कसी जाने लगी, साथ ही बड़ा चुनावी दांव चला जाने लगा। अपने गिरेबां पे जाकर के देखना चाहिए कि अगर दोषी है तो गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो कानून का सामना करना चाहिए। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा पंजाब नहीं पूरा देश ही कह रहा है ये बात कि भैया ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो। अब कोई कार्रवाई हो रही है तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भरता है और फूटता भी है। आज पंजाब में नहीं, देश में किसी भी कोने में जाकर के आप ड्रग का नाम लीजिए, उसके साथ में जुड़ा हुआ नाम जिनका नाम आप ले रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने आप आ जाएगा। मुझे तो कहीं मीडिया से इस तरह की जानकारी मिली कि पंजाब में ड्रग की ब्रांड भी उनके नाम से चलती है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए और पापों की सजा, पाप कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। यानी अब कांग्रेस मजीठिया पर कार्रवाई के नाम पर माइलेज लेने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि पिछले चुनाव में ड्रग्स रैकेट और मजीठिया बड़ा चुनावी मुद्दा थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद कार्रवाई न करने पर कांग्रेस सरकार की फजीयत हो रही थी। बादल परिवार और सीएम रहे कैप्टन के बीच सांठगांठ के आरोप लगते रहे और अब चन्नी उस धारणा को तोड़ने में लग गए हैं और एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। पहला, बादल परिवार समेत समूची अकाली दल को घेर लिया। दूसरा, केजरीवाल पर भी निशाना साध लिया, क्योंकि वो तो मजीठिया से माफी मांग चुके हैं और चन्नी अपने आप को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई कर दी। अमरिंदर सिंह भी मजीठिया का बचाव कर रहे हैं और कहीं न कहीं उस धारणा को मजबूत कर रहे हैं जो कैप्टन और बादल के लिए पंजाब में कही जाती रही है। Is there some criminal activity? थोड़े कोल एविडेंस है, अगर एविडेंस है पढ़ो। एविडेंस था थोड़े कोल हाले हाई कोर्ट च बंद लिफाफे च पे है, अगले दिन उन्होंने बेल मिल जानी है। क्या थानू लाभ है? बस इन्ना ही कि मैं एक दिन वास्ते मजीठा फड़ लिया। इन्हां ने पिछले दिनों च 3 डीजीपी बदले। ये हिस्टरी वेख लो भी डीजीपी
ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ सेवा। यानी कभी एक दूसरे के विरोधी रहे कैप्टन और बादल अब मजीठिया के मामले में एक ही सुर में बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की चन्नी सरकार मजीठिया पर मुरव्वत के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि उसे इसी में चुनावी फायदा नजर आ रहा है और सोशल मीडिया के जरिए यूथ कांग्रेस पंजाब सीएम चन्नी की छवि चमकाने में, इसे और मजेदार तरीके से भुनाने में लगी हुई है। और सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बदलने वाला है? उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर जिस तरह की अटकलें और अब जिस तरह से बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल चर्चा में है। आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, लेकिन दावे के मुताबिक उद्धव उसमें शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून 2 साल पहले साल 2019 में दिसंबर का ही महीना था जब उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। बीते 2 सालों में न जाने कितनी बार बयानों के विचारों में उद्धव सरकार के गिरने की अटकलें लगाई जा चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। सवाल उद्धव की सेहत का है और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी नई अटकलों को हवा दे रही है। चार्ज देना चाहिए, राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय पर उनका भरोसा नहीं, ये स्वाभाविक है। उनकी परंपरा ही ऐसी है कि चार्ज लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उदिन पार्टी को ही नहीं है क्या? चलो उदिन पार्टी भी किसी पर भरोसा नहीं है तो आदित्य ठाकरे को दिया जाए। ऐसा है कि प्रशासन है विदाउट सीएम नहीं चल सकता। रश्मि ठाकरे उद्धव की पत्नी हैं और सामाजिक कामों में सक्रिय रहती हैं। हालांकि राजनीति में वो सक्रिय नहीं है। बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल ने नए सीएम का शिगुफा छोड़ा तो उद्धव सरकार में शामिल एनसीपी की भौहें तन गईं। मुझे तो अजीब बात लगती है कि चंद्रकांत पाटिल जी ने अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। महाविकास आघाड़ी क्या करेगी इस पर उनको सोचने की क्या आवश्यकता है? वो अपने आप तय करेगी क्या कब करना है। ऐसा है कि ऐसी कोई बात नहीं, चंद्रकांत पाटिल जी को कुछ बोलने के लिए मुद्दे नहीं है, इसलिए कुछ भी मुद्दे निकाल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उनकी तबीयत अच्छी है, उनके ऊपर एक ऑपरेशन हुआ था, फिजियोथेरेपी और जो भी एडवाइस डॉक्टर दे रहे हैं उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। हमारी मंत्रिमंडल के बैठक में भी वो हिस्सा ले चुके हैं 2-3 बार और मुझे लगता है कि ये इस अधिवेशन में वो जरूर यहाँ आ जाएंगे। उनकी अभी तबीयत कैसे है? क्योंकि कल ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कल आएंगे आपकी कैबिनेट में, लेकिन तबीयत अच्छी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के सहयोग से उद्धव ठाकरे सीएम है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की अटकलें जो है वो सुनने मिल रही है और इन अटकलों को बल तब मिल गया जब सीएम उद्धव ठाकरे की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार सामने आए। दावा किया गया कि सीएम की तबीयत ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। दावा सत्र में शामिल होने का भी था। उद्धव ठाकरे सार्वजनिक तौर पर 51 दिन पहले 2 नवंबर को बारामती के एक कार्यक्रम में दिखे थे। उसके बाद 12 नवंबर को उनके स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई और तब से ही उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर सियासी हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं। ओमिक्रॉन, ये नाम आप पिछले कई दिनों से बार बार सुन रहे हैं, लेकिन अगर अब भी सावधान नहीं हुए हैं तो हो जाइए। अब भी आपको इस वायरस से डर नहीं लग रहा है तो डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम उस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको रोकना बेहद जरूरी है। सच ये है कि बिना डरे हम वायरस से बचने का उपाय ही नहीं करते। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में इस वायरस ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर सख्त नियम बनाने की हिदायत दी है और कल प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की स्थिति पर बैठक भी करने वाले हैं। तो सचेत हो जाइए ओमिक्रॉन से अगर बचना है। ये बात दहशत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सावधान करने के लिए है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन की दहशत पसरती दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदुस्तान अपना मोड बदलने के मूड में जैसे दिख ही नहीं रहा। कोरोना से डर नहीं लगता, मास्क नहीं पहने हुए
जी लगता है। सर मास्क नहीं पहने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे। मास्क कहाँ है? अभी पार्क से निकले हैं, मास्क है जेब में। अरे यार तो मास्क लगाना चाहिए ना। मास्क तो हम बैग में रखे हैं। लगा लो गुरु। कोई खतरा मुझे लग नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं लगाया हूँ। मास्क तो लिए ही नहीं है, लिए नहीं है। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था और एक महीना होते होते ये विश्व के 104 देशों में संक्रमण फैला चुका है। 24 नवंबर के बाद गुजरे 28 दिनों के अंदर दुनिया में 1,05,296 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, यानी हर रोज 3,631 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस को बेहद गंभीरता से लेने की अपील कर रहे हैं। WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस ने यहाँ तक कह दिया कि बाद में शोक मनाने से बेहतर है कि हम अभी जश्न को कुछ वक्त के लिए विराम दे दें। All of us are sick of this pandemic. हम सभी इस महामारी से परेशान हो चुके हैं। हम सब अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं। हम सभी को अपने पुराने दिन वापस चाहिए। इसके लिए हर नागरिक को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे जिससे खुद को बचाया जा सके। जिंदगी खत्म होने से बेहतर है कि कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएं। बेहतर है कि अभी जश्न रोक लें और बाद में जश्न मना लें, बजाय इसके कि आज जश्न मनाकर कल अफसोस करें। डॉक्टर टेड्रोस ने दिल को सहमा देने वाली ऐसी अपील इसीलिए की क्योंकि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक क्रिसमस की तैयारियां हो चुकी हैं। लोग छुट्टियां मनाने की योजना बना चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ताजा हालात क्या है वो भी देख लीजिए। अमेरिका में सिर्फ 21 दिसंबर को कोरोना के 1,81,264 मामले आए हैं, जबकि अमेरिका में ओमिक्रॉन के कुल 1,756 मामले हैं। ब्रिटेन में 21 दिसंबर को 90,629 मामले सामने आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के कुल 60,508 मामले हैं। और सिर्फ संक्रमण के मामले ही नहीं आए हैं, ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 14 मौतें हो चुकी हैं। 20 दिसंबर को अमेरिका में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला सामने आया है और इस लिस्ट में तीसरा देश है इजराइल, जहां ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हुई है। अब जरा सोचिए, अगर ब्रिटेन और इजराइल जैसे कम आबादी वाले और असीमित संसाधन वाले अमीर देशों में वायरस तबाही मचा सकता है, तो हिंदुस्तान का क्या हाल होगा? ओमिक्रॉन से हिंदुस्तान का क्या हाल होगा जब सिर पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और धड़ल्ले से यूपी से लेकर उत्तराखंड तक चुनावी रैलियां हो रही हैं। गली मोहल्लों तक में भीड़ जुटाई जा रही है। हिंदुस्तान का क्या हाल होगा जब देश की बहुत बड़ी आबादी ने मास्क लगाना ही छोड़ दिया है। और अभी तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन भी नहीं लगी है। अभी तक मौजूदा डेटा से पता चला है कि जिन्हें डबल डोज और बूस्टर लग चुका है उन्हें भी ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है। फिर देश की उस आबादी का क्या होगा जिसने अभी तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। और अभी भी अगर देश की बड़ी आबादी को ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन से डरना जरूरी नहीं है, तो अब IIT हैदराबाद ने क्या किया है वो सुन लीजिए। जनवरी में देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। 27 जनवरी को कोरोना का पीक हो सकता है। एक दिन में 1.5 लाख मामले सामने आ सकते हैं। कोविड की तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आ चुकी है। अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, यूरोप के कई देश आज कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। और इसलिए मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि हम असावधान ना रहें, तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने में आपका सहयोग चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। तीसरी लहर को रोकने के लिए सबका सहयोग चाहिए और सब में आप भी शामिल हैं सीएम साहब।
आपको भी तो यूपी चुनाव में जन विश्वास यात्रा जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाकर देश को संदेश देना होगा कि संक्रमण को रोकने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी नेता जन विश्वास यात्रा लेकर निकल पड़े हैं तो अखिलेश यादव यूपी के कोने कोने में विजय यात्रा निकाल रहे हैं और कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। बुधवार को खबर आई कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल कोरोना संक्रमित हो गई हैं। डिम्पल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की। केंद्र ने राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और रात में कर्फ्यू लगाया जाए। साथ ही केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या सीमित की जाए और बड़ी सभाओं पर सख्त नियम लागू किए जाएं। इधर केंद्र की राज्यों को चिट्ठी गई और उधर दिल्ली सरकार का आयोजन में भीड़ जुटाने पर रोक का फरमान आ गया। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न में बड़े आयोजन नहीं होंगे। अब कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक सभा नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। दुकानों में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स और बार में क्षमता से 50% लोग ही बैठ पाएंगे। स्टेडियम में खेल बिना दर्शकों के होंगे। भारत में ओमिक्रॉन के 215 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 50 को पार कर चुकी है और समझदारी ये कहती है कि हालात बेकाबू होने से पहले ही सावधानी बरती जाए। लेकिन सवाल यह है कि नियम सिर्फ जनता के लिए हैं या फिर पार्टी और नेताओं के लिए भी। नए साल के जश्न से लेकर शादी समारोहों तक भीड़ जुटाने पर रोक तो लग जाएगी, लेकिन क्या चुनावी रैलियों को रोका जाएगा? हमने लखनऊ से लेकर वाराणसी तक की जनता से यही सवाल पूछा। देश उनका जवाब सुने। रूल्स पहली चीज तो सबके लिए सेम होने चाहिए, किसी को अलग से छूट नहीं देनी चाहिए कि जैसे किसी की रैली वैली ये लोग करते हैं। मेन चीज अब जैसे अभी आप देखिए फेब में चुनाव है तो फेब के बाद लॉकडाउन कर देंगे, उसके पहले नहीं करेंगे क्योंकि तब तक कोरोना नहीं है, उसके बाद हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। और अगर आपको रोक ही लगानी तो आप अपनी चुनावी रैलियों पे लगाइए ना। आप क्यों नहीं सब कुछ मीडिया के थ्रू और ऑनलाइन इतनी चीजें हो रही हैं, आप चुनावी रैलियां ऑनलाइन करिए। कि रैली पर भी रोक लगाना चाहिए, जैसे शादी विवाह और त्योहार में रोक लगाया जाता है, पूजा पंडाल नहीं बन रही है, इसमें रैली पर भी रोक लगाना चाहिए सरकार को। जनता एक सुर में कह रही है कि नियम सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जनता को भी उस भीड़ में जाने से पहले सोचना चाहिए कि ये उनके लिए कितना खतरनाक है। जनता का अपना महत्व बहुत है। इस टाइप की रैली में जाने से पहले जनता को खुद से भी सोचना चाहिए कि भाई वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और प्रिकॉशन अपने आप से लेने का। हिंदुस्तान दूसरी लहर का आतंक देख चुका है, तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक भी कह रहे हैं कि बचने का तरीका वो ही है जो पहले था। ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, तो जिन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं, और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। तो इंडोर इन्वायरमेंट में अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं है और भीड़ है तो वहाँ पे वायरस एकदम फैल सकता है। और ऐसे फंक्शंस ना होने दें जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं। तो अवॉइड सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स। भीड़ संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है और भारत में चिंता इसीलिए और भी ज्यादा है क्योंकि 10 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है, जबकि 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी बाकी है। और इस बीच राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा है कि बड़ी आबादी को वैक्सीन नहीं लगी है और सरकार बूस्टर डोज कब से लगाना शुरू करेगी।
बूस्टर डोज की चर्चा बहुत तेज हो रही है, तो समझिए बूस्टर डोज होता क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बूस्टर्स एक अलग चीज है थर्ड डोज ऑफ सेम वैक्सीन से। थर्ड डोज हम तब देते हैं जब किसी का इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं होता है या बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या उनके एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, तो थर्ड डोज दी जाती है। जबकि बूस्टर्स करीब 6 महीने बाद दिए जाते हैं। इजराइल ने थर्ड बूस्टर 5 महीने बाद दिया था और अब फोर्थ 4 महीने बाद रिकमेंड किया है। बट बूस्टर्स अराउंड 6 महीने बाद सब जगह दिए जा रहे हैं और वो हैं अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि स्टडीज दिखा रही हैं, और वो सब में ही दिए जाएंगे। ऑब्वियसली शुरू होंगे अबव 60 से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से, बट लॉन्ग टर्म एम सारी सरकारों का ये है कि सबको दिए जाएं। यूएसए में 18 से ऊपर कंपलसरी हो गए हैं और 16 से ऊपर दे आर, इफ यू आर विलिंग यू कैन टेक। तो ओमिक्रॉन वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर के बावजूद संक्रमित कर रहा है। बिल गेट्स ने आज कहा कि हम महामारी के सबसे बुरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि ये सावधानी ही इस संक्रमण से आपको और हमको बचाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।